हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दिशा आईएएस में आपका स्वागत है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2016 को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग हिंदी का अध्ययन भी प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हिंदी में हम लोगों को कुल 6 टॉपिक पढ़ना है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, विलोम, तद्भव तत्सम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, पर्यायवाची तथा विशेषण और विशेष। इन 6 टॉपिकों से मिला के कुल 60 प्रश्न आएंगे प्रारंभिक परीक्षा में, जिसमें प्रत्येक टॉपिक से 10-10 प्रश्न होंगे। और मुख्य परीक्षा में भी इन 6 टॉपिकों में से पर्यायवाची को हटा दें तो 5 टॉपिक बचेगा और प्रत्येक से 6-6 प्रश्न आएंगे, तो वहाँ 30 प्रश्न होंगे, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है हिंदी। तो आइए आज से इसकी शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत आज हम लोग अपना पहला क्लास अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द से शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत हम लगभग 25 प्रश्नों का यहाँ पर उल्लेख किए हैं। इन्हीं 25 प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। प्रथम शब्द है असूर्यम पश्या या असूर्य पश्या। असूर्यम पश्या और असूर्य पश्या एक ही चीज़ है और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कि जो स्त्री कभी सूर्य न देखी हो, तो जो स्त्री कभी सूर्य न देखी हो उसके लिए एक शब्द होता है असूर्यम पश्या या असूर्य पश्या। ये दोनों एक ही है। ये संस्कृत शब्द है और ये हिंदी का शब्द है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन रहे आप लगा सकते हैं, दोनों सही माना जाएगा। दूसरा है विदुषी। विदुषी का प्रयोग किया जाता है विद्वान स्त्री के लिए। विद्वान स्त्री को विदुषी कहा जाता है। तीसरा है शास्त्रज्ञा। शास्त्रज्ञा का प्रयोग करते हैं जो स्त्री शास्त्रों की ज्ञाता हो या जिस स्त्री को शास्त्र का ज्ञान हो। जिस स्त्री को शास्त्र का ज्ञान हो उसे कहा जाएगा शास्त्रज्ञा। यहीं आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर आ जाए कि जो पुरुष शास्त्र का ज्ञाता हो या जिस पुरुष को शास्त्र का ज्ञान हो तो उसे कहा जाएगा शास्त्रज्ञ। अगर पुरुष होगा तो शास्त्रज्ञ होगा और स्त्री होगी तो शास्त्रज्ञा होगी। तो जो स्त्री कभी सूर्य न देखी हो उसके लिए असूर्यम पश्या या असूर्य पश्या। विद्वान स्त्री उसके लिए विदुषी। जो स्त्री शास्त्रों का की ज्ञाता हो या जिस स्त्री को शास्त्र का ज्ञान हो शास्त्रज्ञा, और जिस पुरुष को शास्त्र का ज्ञान हो वो शास्त्रज्ञ।
नेक्स्ट है स्वावलंबी। तो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर दोनों को एक साथ देख लीजिए। स्वावलंबी उसको कहा जाता है जो अपने सहारे पर हो, जो अपने सहारे पर हो, तो उसे कहा जाएगा स्वावलंबी। जो अपने सहारे पर हो, या इसी को दूसरे शब्द में कहा जा सकता है जो किसी के सहारे न हो। दूसरा आत्मनिर्भर, अर्थात जो अपने ऊपर निर्भर हो। तो जो अपने ऊपर निर्भर हो उसको कहा जाएगा आत्मनिर्भर। तो ध्यान रखिएगा, जो अपने सहारे पर हो वो स्वावलंबी, और जो अपने ऊपर निर्भर हो वो आत्मनिर्भर। दूसरा है बलिष्ठ। बलिष्ठ का प्रयोग करते हैं जो अधिक बलवान हो, उसे कहा जाएगा बलिष्ठ। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, ये बलिष्ठ नहीं बलिष्ठ होगा। इससे हम लोगों को यहीं पर वर्तनी शुद्धि जो आता है वो भी कभी कभी एग्जाम में वहाँ ऑप्शन में भी इस तरह से दे देता है, बलिष्ठ भी दे देगा और बलिष्ठ भी दे देगा। उसी प्रकार से जैसे स्वावलंबी में यहाँ बड़ा सा दे देगा आधा, तो ये सब ध्यान रखिएगा। स्वावलंबी में छोटा आधा सा होगा, असूर्यम पश्या में भी बड़ा आधा सा होगा। तो ये सब भी हम लोगों को यहाँ ध्यान रखना है। अगला है स्त्रैण। स्त्रैण का प्रयोग हम लोग करते हैं जो पुरुष स्त्री के वश में हो। उसके लिए एक शब्द आता है स्त्रैण, या जो पुरुष स्त्री के वशीभूत हो या स्त्री के वश में हो उसे कहा जाता है स्त्रैण। अब एक शब्द है जिसका निवारण न किया जा सके। जिसका निवारण न किया जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा अनिवार्य। और दूसरा शब्द है दुर्निवार्य या दुर्निवार्य। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से या कठिनाई से किया जा सके। तो उसके लिए या तो दुर्निवार होगा या तो दुर्निवार, दोनों सही है। जो भी ऑप्शन में हो आप लगा सकते हैं। तो जिसका निवारण न किया जा सके वो अनिवार्य है, और जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से या कठिनाई से किया जा सके वो दुर्निवार है। या जिसके निवारण में कठिनाई का अनुभव हो वो दुर्निवार होगा। तो कष्ट और कठिनाई से निवारित होने वाला दुर्निवार है,
और जिसका निवारण ही न हो सके वह अनिवार्य है। नेक्स्ट है संविदा। संविदा का प्रयोग किस वाक्य के लिए होगा? किसी कार्य को करने के लिए कुछ खास शर्तों पर किया गया समझौता। इसके लिए एक शब्द इस वाक्य के लिए होगा संविदा। कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है जिज्ञासा और जिज्ञासु। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। केवल जानने की इच्छा होगा तो लिखा जाएगा जिज्ञासा। और अगर आ जाए कि जानने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु। ध्यान दीजिएगा, यहाँ केवल जानने की इच्छा है तो जिज्ञासा होगा, यहाँ जानने की इच्छा रखने वाला है तो जिज्ञासु होगा। अर्थात वह व्यक्ति जो जानने की इच्छा रखता हो तो जिज्ञासु होगा। इसी प्रकार से दुराग्रह और दुराग्रही। दुराग्रह का प्रयोग ऐसे वाक्य के लिए किया जाता है कि अनुचित कार्य करने के लिए आग्रह। अनुचित कार्य करने के लिए आग्रह तो होता है दुराग्रह। और अगर होगा अनुचित कार्य करने के लिए आग्रह करने वाला, अगर इसी में करने वाला लग जाएगा, आग्रह करने वाला, तो हो जाएगा दुराग्रही। तो अनुचित कार्य करने के लिए आग्रह दुराग्रह, और अनुचित कार्य को करने के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। इसी प्रकार से है कर्णपाली। कान के नीचे लटकने वाला कोमल भाग, तो उसको कहते हैं कर्णपाली। ध्यान रखिएगा, कर्णपाली है, कर्णपाली नहीं है। तो कान के नीचे लटकने वाला कोमल भाग, ये जो है उसको कहते हैं कर्णपाली। अब हम लोग देखेंगे अध्यादेश, अधिसूचना और अधिनियम। तो राज्य के द्वारा निकलने वाला आधिकारिक आदेश
यहाँ ध्यान रखिएगा, आधिकारिक कहा जाता, आधिकारिक नहीं। ये वर्तनी शुद्धि में भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आधिकारिक आदेश होता है, इसको कहते हैं अध्यादेश। और अधिसूचना का प्रयोग किस वाक्य के लिए किया जाता है? राज्य के द्वारा निर्गत आधिकारिक सूचना। इसको कहते हैं अधिसूचना। तो राज्य के द्वारा निकलने वाला आधिकारिक आदेश, आदेश जो होता है अध्यादेश कहलाता है, और जो सूचना होती है वो अधिसूचना होता है। और अधिनियम, अधिनियम का होता है राज्य निर्मित कानून, इसको कहते हैं अधिनियम। तो कान के नीचे लटकने वाला कोमल भाग कर्णपाली, राज्य के द्वारा निकलने वाला आधिकारिक आदेश अध्यादेश, राज्य के द्वारा निर्गत आधिकारिक सूचना अधिसूचना, और राज्य निर्मित कानून अधिनियम। अब है प्रोसित पतिका, प्रवत्स्यत पतिका और आगत पतिका। तो इसका प्रयोग किस वाक्य के लिए होगा? जिस स्त्री का पति परदेश या विदेश चला गया हो, उसे कहते हैं प्रोसित पतिका। प्रोसित पतिका में आप लोग ध्यान दीजिएगा, स और नेक्स्ट है जिस स्त्री का पति विदेश जाने वाला हो, उसे कहते हैं प्रवत्स्यत पतिका। प्रवत्स्यत पतिका। तो जिसका पति विदेश चला गया हो, प्रोसित पतिका। और जिसका पति विदेश जाने वाला है, अभी गया नहीं है, तो प्रवत्स्यत पतिका। और आगत पतिका का प्रयोग किस वाक्य के लिए होगा? जिस स्त्री का पति विदेश से लौटा हो, उसे कहते हैं आगत पतिका। तो अगर विदेश से आया हो तो आगत पतिका, और विदेश गया हो तो प्रोसित पतिका, और विदेश जाने वाला हो तो प्रवत्स्यत पतिका। अब है भक्ष्य और खाद्य। अब भक्ष्य का प्रयोग कहाँ करेंगे और खाद्य का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, जो भक्षण करने योग्य हो
उसे कहते हैं भक्ष्य। अब ध्यान रखिएगा, अगर आ जाए कि जो भक्षण करने योग्य ना हो, तो जो भक्षण करने योग्य ना हो उसके लिए अभक्ष्य। इसी प्रकार से जो खाने योग्य हो, उसे कहेंगे खाद्य। और जो खाने योग्य ना हो उसे कहेंगे अखाद्य। अब है पेय और अपेय। तो जो पीने योग्य हो उसे कहेंगे पेय। पीने योग्य या पान करने योग्य हो तो वो होगा पेय। और जो पीने योग्य या पान करने योग्य न हो तो वो हो जाएगा अपेय। तो जो भक्षण करने योग्य हो भक्ष्य, जो भक्षण करने योग्य न हो अभक्ष्य, जो खाने योग्य हो खाद्य, और जो खाने योग्य न हो अखाद्य, जो पीने या पान करने योग्य हो पेय, जो पीने या पान करने योग्य न हो अपेय। इसी प्रकार से 3 शब्द और हैं। वाग्दत्ता, वाग्दान और वाग्बध्य। तो वाग्दत्ता होता है जिस कन्या के विवाह का वचन दे दिया गया हो। तो जिस कन्या के विवाह का वचन दे दिया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है वाग्दत्ता। और वाग्दान तब होता है जब लिखा हो वाक्य में कन्या के विवाह का वचन देने की रस्म। तो कन्या के विवाह का वचन देने की रस्म तो होता है वाग्दान। तो वचन दिया गया है तो वाग्दत्ता, और वचन देने का रस्म पूरा कर लिया गया है तो वाग्दान। और वाग्बद्ध होता है कि जो अपने वचन से बद्ध हो, जो अपने वचन से बद्ध हो, इसे वाग्बद्ध या वचनबद्ध भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग लगभग 25 प्रश्नों का अध्ययन किए। आगे हम लोग इसी प्रकार से इसको कंटिन्यू अध्ययन करते रहेंगे, जिससे 6 टॉपिक एग्ज़ाम के पहले तक समाप्त हो जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।